चला गया है तो आप फटाफट से पूछ लीजिए, अपन उस पर बात कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक में किसी को कोई भी छोटी से छोटी समस्या अगर नहीं समझ में आई है तो पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। कोई ऐसी चीज है? सर शुभम। अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक का एक बार डिफाइन कर दीजिए ना। अरेंजमेंट्स मींस थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोल रहे हो पूर्णिमा? नो सर, लीनियर मोनोमर्स और अच्छा, ये। लीनियर्स एंड ओके, पॉलीमर्स के अरेंजमेंट बेसिकली, वो प्लास्टिक्स के नहीं है, ठीक है। तो उस पर अपन बात कर लेंगे, बट यहां तक इसमें इस टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है? लेड क्या होता है? अपर में लेड एक सर एलिमेंट है। अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक समझा दीजिए ना। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, अरेंजमेंट्स पे अपन आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो पहले इसको अपन खत्म कर लेते हैं प्लास्टिक्स को, और फिर अरेंजमेंट में समझाता हूँ कि अरेंजमेंट्स क्या है। पॉलीमर्स के जो अरेंजमेंट्स हैं, लीनियर या ब्रांच, इन पे अपन बात कर लेंगे, ठीक है। चलो, सो देखो, एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भैया प्लास्टिक्स के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या थे। सो देखो, एडवांटेज क्या है कि भैया इसको आसानी से आप मोल्ड कर सकते हो, कलर कर सकते हो, लाइट वेट होता है, लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए आप बहुत आसानी से इसका यूज कर सकते हो। देखो, लाइट वेट ऑब्वियस है, देखो ये जो चीजें यूज कर रहे हैं ये भी प्लास्टिक्स है, ये जो अपन ये स्टाइलस यूज करते हैं ये भी प्लास्टिक्स है, ये हेडफोन है ये भी प्लास्टिक्स है। रीजन क्या है कि हम इसको आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, और इसको आसानी से हम जैसा शेप चाहे वैसा दे सकते हैं, सस्ता है ये, ड्यूरेबल है ये, इन सारे फैक्टर्स की वजह से प्लास्टिक्स जो हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, ठीक है। सो इजी टू मोल्ड, लाइट वेट है, लेस रिएक्टिव है, कोई रिएक्शन नहीं होता है इसके वजह से, चीप है, सस्ता है, आसानी से इसको शेप दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है। मीन्स पहले जमाने में क्या होता था, हर चीज मेटल्स के बनाए जाते थे, या किसी और चीज के बनाए, या जूट के बनाओगे, अगर बैग है जो जूट के बनाओगे तो जूट का बैग हमको पता है कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें कि मतलब प्लास्टिक्स के जो बैग्स होते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज द पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक जो होता है वो एक पुअर कंडक्टर भी होता है। पुअर कंडक्टर है इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्विचेस बनाने में काम लेते हैं, या वायर्स के ऊपर जो कवर होता है उसको बनाने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है भैया? सॉइल पॉल्यूशन करता है, प्लास्टिक्स डाल रहे हैं, मिट्टी बर्बाद हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन की वजह से अब जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी भी घट रही है। तो सबसे पहली चीज़ है कि भैया ये सॉइल पॉल्यूशन कर रहा है, वाटर पॉल्यूशन कर रहा है, पानी में जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। कितने प्लास्टिक्स की वजह से बहुत कॉमनली आप न्यूज में देखते हैं कि कोई कोई एक्वेटिक एनिमल मिला जिसके नाक में प्लास्टिक घुसा था, या वो प्लास्टिक में फंस गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, या डेथ होने के बाद उनके स्टमक में प्लास्टिक मिला है। सो ये बुरी तरीके से क्या कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी चीज है कि भैया ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल नहीं है का मतलब है कि भैया ये आप, अगर आपने प्लास्टिक को डाल दिया तो वो 100 साल तक वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, वो खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे मान लो अपने पास जूट बैग है या कॉटन का कोई बैग है, ऐसा नहीं है कि वो भैया 100 साल तक पड़ा रहेगा। जूट का बैग डाल दो, अगर खेत में चला गया या कहीं भी अगर आपने उसको फेंक दिया तो धीरे धीरे सड़ के खत्म हो जाता है। सो वो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन प्लास्टिक के साथ समस्या क्या है भैया? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, 100 साल तक वैसे ही पड़ा रहने वाला है, 200 साल तक वैसे ही पड़ा रहने वाला है। इस वजह से भी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि हम इसको फेंक तो देते हैं लेकिन ये अपने से खत्म होने वाला नहीं है। सो ये दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि भैया ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब कोई ये सोच सकता है कि ठीक है यार, मतलब हम इसको फेंक नहीं सकते, इसको जला देते हैं। अगर हम फेंक नहीं सकते तो जला देते हैं। तो अगर जलाने आप जा रहे हो प्लास्टिक को तो फिर और भी समस्या है। क्या समस्या है भैया? तो जब हम इसको जलाने जाते हैं तो ये पॉइजनस गैसेस रिलीज करता है, जहरीले गैसेस इसमें से निकलते हैं, और वो जहरीले गैसेस फिर एयर को पॉल्यूट करेंगे। एयर को पॉल्यूट करेंगे, बहुत सारे डिजीजेस लेके आएंगे हमारे लिए, बहुत सारे लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा टाइप के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली समस्या क्या है प्लास्टिक को? भैया आप पानी में फेंकोगे तो पानी पॉल्यूट करेगा, जमीन पे फेंकोगे तो सॉइल को पॉल्यूट कर देगा, जलाने जाओगे तो एयर को पॉल्यूट कर देगा। सो ये जो चीजें हैं कि प्लास्टिक को डिस्पोज कर पाना, बेसिकली अगर हम बात करें मोटे तौर पे तो प्लास्टिक को डिस्पोज कर पाना बहुत टफ है, और ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। ना हम इसको जला सकते हैं, ना हम इसको फेंक सकते हैं, ना हम इसको पानी में डाल सकते हैं, जहां जाता है ये वहीं पे ही तबाही मचाता है। सो ये इनके सबसे बड़े प्लास्टिक्स के डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट थिंग है,
अस्थमा का क्या काम है? कौशिक बोला अस्थमा का क्या काम है? कौशिक होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा जब पॉल्यूशन होता है, जब एयर पॉल्यूशन होता है तो उसकी वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। अस्थमा में बेसिकली होता क्या है? सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है? सो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत तरह के डिजीजेज लेके आता है, बहुत तरह के जब बर्न होता है, पॉइजनस गैसेज आते हैं, सो बहुत तरह के डिजीजेज ये कर सकता है। नेक्स्ट है कि भैया ये काउज या अदर एनिमल्स को बहुत हार्म देता है। हम देखते हैं ये चीज़ और सुनते भी हैं न्यूज़ में कि भैया प्लास्टिक में डाल के प्लास्टिक के थैली में डाल के घर का वेस्ट मटेरियल फेंक दिया गया, के मतलब घर के जो छिलके थे या जो भी चीज़ें थी जो किचन से निकली वो फेंक दी गई, गाय ने खा ली, मर गई। सो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि भैया जानवरों के लिए ये एक तरीके से श्राप बन चुका है कि जानवर जानवर हुए या फिर बर्ड्स हुए, उनके लिए बहुत नुकसान कर रहा है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि भैया प्लास्टिक की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, पहली चीज़, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या सॉइल हो, तीनों ही। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी समस्या ये दे रहा है वो है एनिमल्स को नुकसान दे रहा है। इसकी वजह से एनिमल्स के डेथ हो रहे हैं, बर्ड्स के डेथ हो रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ को ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये मेनली इसके डिसएडवांटेज हैं जो हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। दिस इज काइंड ऑफ अ रिवीजन, ठीक है? सो ये इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं प्लास्टिक्स के। बोल रहा है श्रेया, बोल रही है कि थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। आता हूँ श्रेया, बिल्कुल मैं पीछे आ रहा हूँ, मैं पीछे एक बार रिवीजन करा दूंगा, ठीक है? बट हाँ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में अगर किसी को कोई समस्या है तो फटाफट बोलो, अदरवाइज को नोट डाउन करो फटाफट से बेटा। मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा। व्हाट विल हैपन अगर ह्यूमन बीइंग प्लास्टिक खा ले? अपर में बोल रहा है प्लास्टिक खा जाए तो क्या हो गया? अपर में यार देखो, प्लास्टिक अगर गलती से खा गए सो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। नोट किए हैं, ठीक है कौशिक, आपने नोट कर लिया है। बहुत लोगों ने एडवांटेजेस नोट नहीं किए हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में बस बता दिया था, नोट नहीं करवाया था। तो जिन लोगों ने नोट नहीं किया वो बेटा नोट कर ले, ठीक है? ओके। अनय क्या कर रहा है? एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, ओके। सो अभी जस्ट किसी ने पूछा था क्वेश्चन, मैं मिस हो गया यार। किसने पूछा था? हाँ, ह्यूमन बीइंग अगर प्लास्टिक खा ले तो क्या हो गया? अपर में ह्यूमन बीइंग अगर प्लास्टिक खा ले तो देखो दो चीजें हो सकती हैं। या तो वो मतलब बिना कुछ हुए डायरेक्टली वो निकल जाए, वो बाहर निकल जाए, ठीक है? सो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मतलब बिना डाइजेस्ट हुए या बिना कुछ हुए अगर वो इंटेस्टाइन में या बॉडी के मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं जाकर अगर अटकता नहीं है तो कोई समस्या नहीं होगा नॉर्मली। लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब डाइजेशन होता है और जैसे जैसे जिस पाथवे के थ्रू फूड जा रहा होता है, सो कहीं ना कहीं ये चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं जाके वो प्लास्टिक अटक जाएगा। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर अगर आपके अटक गया तो बहुत आपको नुकसान दे सकता है। ऑपरेशन करा के हो सकता है उसको निकलवाना पड़े, या मतलब किस लेवल का नुकसान देगा उसकी कोई कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है कि उसकी वजह से मतलब बहुत बड़ा लॉस भी झेलना पड़े, हो सकता है कोई ऑर्गन डैमेज कर दे या किसी तरह की समस्या दे दे। सो इसलिए प्लास्टिक अगर हम गलती से खा लेते हैं तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर अस, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। बाहर निकल तो गया। एक बार एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक फिर से बता दीजिए, रिपीट कर दें। एडवांटेज फिर से बताता हूँ, ठीक है? चलो, श्रेया बोल रही है कि भैया एडवांटेज एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है? देखो श्रेया, सबके लिए एडवांटेज क्या है, ठीक है? प्लास्टिक सबसे पहली चीज, भैया उसको आप जिस शेप में चाहो, जैसा चाहो आप वैसा बना सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज, वो लाइट वेट होता है, हल्का होता है, आप इसको लेके ये पॉकेट में लेके चल रहे हैं। अगर सोच के देखो कि मेटालिक होता या किसी दूसरे मटेरियल का होता तो हमारे लिए इसको लेके मूव कर पाना कितना टफ होता, ठीक है? मतलब छोटा सा है चलेगा, लेकिन बड़ी जो चीजें हैं उनके लिए कितना टफ हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास पानी के बॉटल्स होते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल सोच के देखो, बिस्लरी के बॉटल्स आते हैं, अगर वो सोचो कि अगर वो प्लास्टिक के बॉटल्स नहीं होके वो मेटालिक बॉटल्स होते, मेटल के होते, तो क्या दुकानों पे इतने सस्ते मिलते हैं? पहली चीज। और दूसरी चीज कि क्या हम उसको आसानी से लेकर ट्रैवल कर पाते? हम आसानी से पीते हैं पानी, डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो मेटालिक होता या किसी दूसरी चीज का होता, हेवी होता, तो हमारे लिए बहुत टफ था उसको लेके कैरी भी कर पाना। तो लाइट वेट है। तीसरी चीज है लेस रिएक्टिव है, मतलब अगर आपने प्लास्टिक को रखा है या प्लास्टिक के लेस रिएक्टिव का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आज के टाइम में जो हम क्रॉकरीज यूज कर रहे हैं, जो आज के टाइम में हम खाने के लिए चीजें यूज कर रहे हैं, जो मतलब प्लेट्स वगैरह जो यूज करते हैं, क्यों यूज कर पाते हैं हम प्लास्टिक्स के? क्योंकि हमको पता है कि भैया उससे हमको ज्यादा नुकसान कुछ होने वाला है नहीं, वो नॉन रिएक्टिव है,
पैकेजिंग करने में बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, पानी पीने के लिए हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक्स के बॉटल्स का, तो वो नॉन रिएक्टिव है, इस वजह से हमारे लिए कोई खास नुकसान नहीं देता। नेक्स्ट थिंग, चीप है, सस्ता है प्लास्टिक। प्लास्टिक के बॉटल हमको अगर मतलब 50 रुपए के मिलते हैं, तो तुम मेटालिक बॉटल खरीदने जाओगे तो 500 के मिल रहे हैं, 400 के मिल रहे हैं, मतलब ठीक है, एक अंदाजा बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो चीज़ें है कि चीप है, लाइट वेट है, लेस रिएक्टिव है, इजी टू मोल्ड है, कलर आप उसको, डिजाइन आप उसको अपने आसानी से अपने मतलब विश वाइज जैसा चाहते हो वैसा दे सकते हो, कर सकते हो। सो ये जो चीजें हैं, इन्होंने प्लास्टिक को सबसे ज्यादा यूज करने वाला मटेरियल बना दिया। स्ट्रांग है, ऑब्वियस है, हमको पता है कि भैया बहुत स्ट्रांग है प्लास्टिक, ऐसा नहीं है कि हल्का है तो भैया उसमें मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, अच्छा खासा स्ट्रेंथ होता है प्लास्टिक में। सो ये जो हाँ, ये चीजें तो थे, आप इन्होंने बोल बहुत बहुत अच्छे से ये जो चीजें हैं, इन चीजों ने बहुत अच्छे से प्लास्टिक को हमारे डेली लाइफ में ला दिया और हर जगह हम इसका इस्तेमाल करने लग गए। चलेगा क्या? कोई और ऐसा है जिसको एडवांटेज डिसएडवांटेज में समस्या है? प्लास्टिक नो नेचुरल मटेरियल से बनता है, बायोडिग्रेडेबल क्यों नहीं होता? पीयूष, ऐसा सर, कुछ नहीं है कि, अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक समझा दीजिए ना। हाँ आ रहा हूँ बट बाबू, उस पे आ रहा हूँ, ठीक है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखो, ऐसा कोई भी कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि अगर आप नेचर से कोई चीज लेके बना रहे हो तो उसके अंदर में वो चीज, वो प्रॉपर्टी, वो नेचुरल प्रॉपर्टी रहेगा, नहीं होता ऐसा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता पीयूष। हम नेचर से चीजें लेते हैं प्लास्टिक बनाने के लिए, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन बनने के बाद प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं रहता। बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको नेचर से ऐसा देखने को मिल जाएगा कि भैया हमने नेचर से लिया था तो कुछ और, लेकिन जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला वो कुछ और ही था। अरे मतलब एक बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे एनिमल्स हैं, वो खाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन क्या खाना खाते हैं तो उसका जो रिजल्ट है क्या वो ऐसा ही रहता है? मतलब हम ग्रो करते हैं, हम अब हमारे शरीर जो है वो एक्सपैंड कर रही है, तो क्या हम खाना खाते हैं, खाना और शरीर के एक्सपेंशन का कोई रोल दिखता है दोनों में एक दूसरे में रिलेशन? नहीं दिखता है, डायरेक्ट नहीं दिखता है। सो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो सोर्स था वैसा ही प्रॉपर्टी रखेगा जो हमको रिजल्ट देखने को मिला है। इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। ठीक है पीयूष? चलो ठीक है, हाँ बोलो उत्कर्ष। सर, अगर कोई जो जैसे हम लोग कहते हैं कि प्लास्टिक के जो बॉटल्स होते हैं या फिर जो प्लास्टिक के प्लेट होते हैं, ठीक उसमें है, अगर कोई भी गर्म खाने की चीज डालें तो फिर वो पिघलने लगते हैं, चाहे हम लोग के बॉडी में हार्मफुल होते हैं वो। ठीक तो है, सर, उसका रीजन क्या है, क्यों हार्मफुल होते हैं वो? ठीक है भाई। अगर हमें बोला जाता है कि गर्म चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक के बर्तन में नहीं खानी चाहिए, ऐसा नहीं मना किया खाना जाता है और नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो, प्लास्टिक के बर्तन में अगर आपने गर्म चीज़ें रखी तो हमको पता है कि ये बहुत कॉमन सी चीज़ हम देखने को मिलता है कि वो पिघलता है, प्लास्टिक पिघलता है आसानी से, क्योंकि हमको पता है कि नॉर्मली हम थर्मोप्लास्टिक्स यूज करते हैं नॉर्मली। सर, उससे और कैंसर होने का थर्मोप्लास्टिक्स की, चांस रहता है। हाँ बिल्कुल, मैं उस पर आ रहा हूँ। तो पिघलने की वजह से होता क्या है कि जो उसके केमिकल्स हैं, प्लास्टिक्स जिन केमिकल से बना है, वो केमिकल्स अगर हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो बहुत तरह के डिजीजेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें वन ऑफ द मेजर जो मतलब थ्रेट है दैट इज अ कैंसर। इस वजह से कहा जाता है कि प्लास्टिक्स के बर्तन में गर्म खाना एटलीस्ट नहीं खाना चाहिए, या प्लास्टिक्स के जो बिस्लरी टाइप के जो बॉटल्स आते हैं जो रीयूजेबल एक्चुअल में नहीं होते, जो बिल्कुल पतले वाले बॉटल्स आते हैं, उनमें एक बार पानी पीने के बाद हमें 2 बार 3 बार यूज करना या उसको फ्रिज में रख के बार बार यूज करना नहीं चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि उस जब हम उसको बार बार रीयूज करते हैं तो उसके कुछ प्लास्टिक्स के जो पार्ट्स होते हैं वो पानी में या जूस में या जो भी चीज़ आप उसमें रख के यूज कर रहे हो उसमें वो मिक्स होते हैं धीरे धीरे करके, बहुत कम। लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है ना कि डिजीज कॉज करने के लिए बहुत काफ़ी हैं, वो हमारे बॉडी को नुकसान देने के लिए बहुत काफ़ी हैं। इस वजह से कहते हैं कि खाने में और पानी पीने के लिए नॉर्मली आप एक अच्छे क्वालिटी का क्रॉकरी यूज करें, एक अच्छे क्वालिटी का बॉटल यूज करें, रैदर देन कि जो कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स आते हैं या जो वाटर बॉटल्स जो यूज एंड थ्रो वाटर बॉटल्स आते हैं उनका यूज करें। ठीक है, सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। श्रेया इज सेइंग कि बायोडिग्रेडेबल का हिंदी मीनिंग क्या है? श्रेया, बायोडिग्रेडेबल का हिंदी मीनिंग ऐसे मतलब लास्ट क्लास में बात किए थे हम लोगों ने। बायोडिग्रेडेबल का मतलब हुआ जो चीज आसानी से सड़ गल के खत्म हो जाए, एकदम बिल्कुल देसी भाषा में समझ लो।
जो चीज आसानी से सड़ गल के खत्म होता है दैट इज बायोडिग्रेडेबल, और जो आसानी से सड़ गल के खत्म नहीं हो, तुमने फेंक दिया, वो सड़ गल के खत्म होने वाला नहीं है, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलेगा? और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है इस टॉपिक के रिगार्डिंग? अभी पिछला वाला जो बचा, मतलब बहुत लोगों ने बोला वो प्लास्टिक्स का रिवीजन कराने के लिए, वो उस पर मैं नहीं जा रहा, वो उधर वाले पार्ट पे मैं नहीं जा रहा फिलहाल। अभी इसके रिगार्डिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के रिगार्डिंग कोई चीज पूछना है तो फटाफट से पूछ लो। चलो ठीक है। सो बेटा फटाफट से, ये सब लोगों ने नोट भी कर लिया इसको, तो अपन आगे आते हैं थोड़ा सा और आते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सो देखो हम जो प्लास्टिक्स यूज कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सो सबसे पहला तो सॉल्यूशन है भैया कि आप प्लास्टिक्स के जो ऑल्टरनेटिव है आप उनका यूज कीजिए। सबसे सबसे अच्छी चीज जो है, ठीक है, लाइक जूट बैग का यूज करो। ठीक है, जूट बैग हमको पता है कि भैया जूट बैग का अगर हम यूज करेंगे तो जूट बैग भैया आसानी से वो बायोडिग्रेडेबल होता है, आसानी से वो खत्म हो जाता है, उससे किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। कॉटन बैग का यूज करो, ठीक है, कॉटन की थैलियां यूज करो, जूट की थैलियां यूज करो। बॉटल्स आजकल अगर आप देखोगे तो मतलब काफी सिटीज में फेमस होने लगा है। बैम्बू जो होता है, बांस का जो तना होता है, बांस से बॉटल बनाए जा रहे हैं, या मेटालिक बॉटल्स जो होते हैं उनका यूज करो। ऑब्वियस है महंगे हैं, कैरी करने में दिक्कत है, लेकिन प्लास्टिक्स के नुकसान के सामने वो सस्ते हैं। ठीक है, सो इस वजह से कहा जा रहा है कि भैया नेचुरल जो चीजें आपके पास अवेलेबल है आप उनका यूज करो। बिल्कुल लिखने का टाइम दूंगा सिद्धि, रुक जाओ अभी पहले समझा लेने दो मेरे को। ठीक है, सो जूट बैग का यूज कीजिए, बैम्बू का यूज कीजिए, मेटालिक बॉटल्स का यूज कीजिए, जो आपके इन्वायरमेंट को नुकसान देने वाले नहीं है। सेकेंड थिंग है कि भैया 4R प्रिंसिपल का यूज करो। अब ये 4R प्रिंसिपल क्या होता है इसको अपन 5 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा बताता हूँ। 4R प्रिंसिपल कहता है कि भैया जो भी चीज आपके पास है प्लास्टिक की, आप उसको रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकल करो और रिकवर करो। अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ी देर 5 मिनट बाद अपन बात करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आप बायोडिग्रेडेबल चीजों का यूज कीजिए जो उससे आपके इन्वायरमेंट को नुकसान होने वाला नहीं है। जैसे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। आजकल हम देखते हैं जब रेलवे स्टेशन पे जाओगे या रोड्स पे भी जाओगे तो डस्टबिन्स वगैरह जो होते हैं उसमें होता क्या है कि भैया एक ग्रीन वाला और एक ब्लू वाला डस्टबिन है, ये दिख रहा है ना, ये वाला डस्टबिन हमको देखने को मिलते हैं। कहते हैं भैया कि जो चीज आपके पास सड़ गल सकती है, जो चीज खत्म हो सकती है, आप उसको अलग डस्टबिन में डालें, और जो चीज सड़ गल नहीं सकती है उसको आप अलग डस्टबिन में डालें। फायदा क्या होगा इसका? फायदा ये होगा कि जैसे जानवर जो खा के मर जाते थे, जो जो गाय है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट खा के, मतलब वो उनको खाना होता था छिलका, वो छिलका खाने के चक्कर में प्लास्टिक खा जाती थी, इससे नुकसान होता था। सो बेसिकली इसका एक सॉल्यूशन ये भी है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग किया जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग किया जाए, ताकि ताकि ध्यान से सुनना, ताकि नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम रिसाइकल कर सकें या फिर उसको सही तरीके से हम डिस्पोज कर सकें। वो बायोडिग्रेडेबल के साथ डिस्पोज ना हो जाए, वो सॉइल को जाकर पॉल्यूट ना कर दे। इस वजह से हम इसको चाहते हैं कि इन दोनों को अलग अलग तरीके से डिस्पोज किया जाए ताकि नुकसान ना हो। अमृत रुक जाओ, मैं अनम्यूट करने का परमिशन हटा दे रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को अलग अलग तरीके से डिस्पोज किया जाए। सो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो प्लास्टिक की वजह से समस्या आ रही है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब जो ये सेकेंड चीज थी दैट इज 4R प्रिंसिपल को फॉलो करना, तो इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि 4R प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, लिखने का टाइम दूंगा मैं, रुक जाओ। सो 4R प्रिंसिपल क्या कहता है? 4R प्रिंसिपल कहता है कि रिड्यूस करो, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकल करो और रिकवर करो। ठीक है, अब इन चारों चीजों पे हम बात करते हैं एक एक करके कि ये चारों चीजें क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहला चीज है कि रिड्यूस करो। रिड्यूस का मतलब क्या हुआ? कम करना। मतलब सिंपल सी बात है कि जहां पे आपको लगता है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जा सकता है या उसके कम इस्तेमाल करने से भी अपना काम चल जाएगा, वो काम करो। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, हमारे साथ क्या होता है कि जब पेन की मतलब इंक खत्म होती है, सो पेन इतने सस्ते हैं कि हम उसको रिफिल डलाने के लिए, मतलब सोचते कौन रिफिल डलाने जाए, या रिफिल लेने के अलावे हम क्या करते हैं उसको थ्रो करते हैं, जाके नया पेन खरीद के लेके आते हैं।
अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने जो चीज आप एक मतलब उसके यूज को आप रिड्यूस कर सकते थे, आप एक पेन को वेस्ट होते हैं, अब जो आपने पेन फेंक दिया उसको उसने क्या किया, एक तरीके से पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, उसने एक तरीके से प्लास्टिक इन्वायरमेंट में डाल दिया। आपके पास एक ऑप्शन था कि आप उसको रिफिल कर सकते थे या इंक डाल सकते थे, इंक वाले पेन आते हैं आप वो भी कर सकते थे, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि आप जितना पॉसिबल हो प्लास्टिक के यूज को रिड्यूस करो। मार्केट जाते हो थैला लेके जाओ, ठीक है। तो 4R प्रिंसिपल सबसे पहली चीज करता है कि रिड्यूस करो, यूज को रिड्यूस करो, जितना पॉसिबल है एज मच पॉसिबल रिड्यूस करो। सेकेंड थिंग बोलता है कि रीयूज करो। अब रीयूज क्या चीज है? रीयूज का मतलब हुआ कि भैया जैसे प्लास्टिक की थैली में हमने सामान कोई चीज लेके आ गए, हमने उसको फेंक दिया, फिर गए फिर थैली लेके आए, फिर गए फिर थैली लेके आए, या कोई ऐसी चीज जैसे अभी जस्ट जो पेन वाली चीज का एग्जांपल दिए थे। सो बोलता है क्या है कि रीयूज करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई चीज है जो हो गया, जिसका काम हो गया, फर्स्ट टाइम यूज हो गया, सस्ता है, फेंक दिया दूसरा ले लिया, ये काम मत करो। रीयूज करोगे तो नया नहीं नया नहीं लेके आओगे, पुराने वाले को फेंकोगे नहीं, पॉल्यूशन नहीं होगा। तो 4R प्रिंसिपल का जो सेकंड पॉइंट है वो बोलता है कि प्लास्टिक को आप बार बार रीयूज करो, जितना पॉसिबल है उतना रीयूज करो, ठीक है। थर्ड थिंग है रिसाइकल करो। रिसाइकल का मतलब क्या हुआ? रिसाइकल का मतलब हुआ कि आपके पास जो प्लास्टिक्स हैं, जो आपके पास वेस्ट मटेरियल आ रहा है, जो आपने वेस्ट मटेरियल जनरेट किया है, आप उसको ना थ्रो मत कर दो, आप उसको डायरेक्टली इन्वायरमेंट में मत डाल दो, आप उसको रिसाइकल करने के लिए डाल दो। जैसे बहुत जो देखे होंगे प्लास्टिक्स लोग कलेक्ट करते हैं और वो बहुत मतलब कबाड़ वाले कलेक्ट करते हैं, उसको लेके जाते हैं, तो बेसिकली क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। सो आप प्लास्टिक्स के जितने भी आपके पास चीजें हैं, जो आपके पास वेस्ट आ रहा है, उसको आप रिसाइकलिंग में डाल दो। जो कबाड़ वाले हैं या जहां भी रिसाइकल होता है उन लोगों को हैंड ओवर करो ताकि वो रिसाइकल कर उनका यूज कर सके, रैदर देन कि आप उनको फेंक दिए, आपने उनको नाली में डाल दिया, आप कहीं मिट्टी में डाल दिया। मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि उसको नाली में डाल देना या मिट्टी में डाल देना या किसी तरीके से फेंक देना, वो काम नहीं होना चाहिए, उससे इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। तो तीसरी चीज बोलती है कि भैया रिसाइकल करो चीजों को, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज रिकवर। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, रिकवर क्या? अब देखो होता क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप अलग तरीके से, जैसे मान लो कि प्लास्टिक का जैसे बॉटल है, ठीक है। अब प्लास्टिक के बॉटल्स को क्या करते हैं अपन, उसको काट के उसमें अपन फूल लगा सकते हैं, उसके डिजाइन्स बना सकते हैं, उसको मतलब घरों में लोग बहुत देखे भी होंगे, मतलब फेसबुक वगैरह पे या सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, बहुत अलग अलग तरीके से आप उसका यूज कर सकते हो। सो बेसिकली कहता क्या है कि आप उसको रिकवर करो, आप उसको मतलब चलो ठीक है डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते, आप उसको किसी अदर फॉर्म में यूज करो, उसको इस तरीके से यूज करो कि वो वेस्ट ना जाए। सो यही कहता है अपना 4R प्रिंसिपल कि भैया इस 4R प्रिंसिपल का यूज करो ताकि जो प्लास्टिक की वजह से वेस्ट क्रिएट हो रहा है, जो प्लास्टिक की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, जो प्लास्टिक की वजह से समस्याएं हो रहे हैं, उनको हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। सो ये है आपके पास 4R प्रिंसिपल जो आपको बताना चाहते हैं कि भैया इस तरीके से आप प्लास्टिक के यूज को कम कर सकते हो या उसके पॉल्यूशन, उससे जो हमें पॉल्यूशन मिल रहा है, उससे जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको आप कम कर सकते हो। अगर किसी को इसमें डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए, दोनों को मैं पीछे कर दे रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कीजिए फिर इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए बेटा नोट डाउन कीजिए फटाफट से, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक्स में ये तीनों पॉइंट और फिर 4R प्रिंसिपल को पे आ जाएंगे अपन। श्रेया बेटा ट्राई करो, ठीक है। चलो सॉल्यूशंस ऑफ प्लास्टिक्स के इसको नोट डाउन करो फटाफट से। फिर 4R प्रिंसिपल पे आ जाऊंगा, उसको दिखा दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लेना, समझा दिया है। किसी को डाउट है हैंड रेज करो, पूछ लो कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो। उत्कर्ष बोलो, उत्कर्ष। सर जरा 2 मिनट के लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला पेज खोल दीजिएगा। हाँ ठीक है, ओके। सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक्स या 4R में किसी को समस्या है? बोलो अमृत। सर एक बार और इसको रिपीट कर दीजिए सर। किसको? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक्स को? यस सर। ठीक है। ऐसी चीजों का यूज कीजिए जो आपके इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं देते, जैसे जूट बैग हुआ, बैम्बू प्लांट हुआ, उसके जो तने हो गए उसका आप यूज कीजिए।
मेटालिक बॉटल का यूज कीजिए जो आपको नुकसान नहीं देंगे। नेक्स्ट थिंग है 4R प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। 4R प्रिंसिपल क्या कहता है भैया कि प्लास्टिक के यूज को रिड्यूस करो एज मच पॉसिबल, रीयूज करो जितना बार हो सके, रिसाइकल करो, अगर रीयूज नहीं हो सकता तो उसको रिसाइकल में डाल दो, डायरेक्टली फेंको मत, या लास्ट है दैट इज रिकवर करके उसका यूज करो। मतलब अगर आप एक फॉर्म में नहीं यूज कर पा रहे हो दूसरे फॉर्म में यूज करो उसको, ऐसे समझ लो, ठीक है। सो 4R प्रिंसिपल का फॉलो करो जिससे प्लास्टिक का वेस्ट जो जनरेट होता है वो जनरेट नहीं हो। नेक्स्ट थिंग है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप अलग अलग सेपरेट करके रखो ताकि वो दोनों मिक्स ना हो। मतलब अगर डिस्पोज करने की बात आई, जहां हमको बायोडिग्रेडेबल डिस्पोज करना था वहां साथ में प्लास्टिक भी डिस्पोज हो रहा है। सड़ गल के जो खत्म होने वाली चीज थी वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक वहां रहेगा, सॉइल को बर्बाद करके रख देगा। या अगर हम उसको डायरेक्टली वाटर बॉडी में भी डालते हैं तो वाटर बॉडी को बर्बाद कर देगा। इसलिए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इन दोनों को सेपरेट करके रखो, ठीक है। अपर में बोल रहा है कि बायोडिग्रेडेबल किस कलर का, नॉन बायोडिग्रेडेबल किस कलर का। अपर में ग्रीन वाले को बायोडिग्रेडेबल में रखते हैं और जो ब्लू वाला होता है उसको नॉर्मली नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए यूज करते हैं। चलो ठीक है। सो 4R प्रिंसिपल पे आते हैं बेटा, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से। आई गेस ये सब लोगों ने लिख लिया होगा। 4R प्रिंसिपल नोट करो जल्दी से, नोट डाउन कीजिए इसको। अनय बोलो अनय। सर एक सेकंड की लास्ट पेज ओपन कर दीजिए ना, कुछ बच गया है, लिख अच्छा लो। ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखिए इसको। फिर 4R प्रिंसिपल लिखना है। Okay. And yes. Rest. Completed, sir. ठीक है, Separately. ठीक है। करो बेटा फटाफट से। चलो ठीक है। सो आई गेस सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा इसको, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट आते हैं अपन। कुछ लोगों ने पूछा था कि सर जो लास्ट क्लास में या उससे पहले जो हुआ था उसमें एक चीज है जो जिसमें समस्या रहा, ठीक है, तो अपन उस पर बात कर लेंगे। बाकी यहाँ पे ये चैप्टर द एंड होता है, ठीक है। चैप्टर खत्म हो चुका है, सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, पॉलीमर्स को लेके क्रॉस लिंक पॉलीमर्स या स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स जो होते हैं उसको लेके थोड़ा सा डाउट है कि भैया वो क्या होता है, कैसा होता है, हम भूल गए हैं, तो थोड़ा उसको रिवाइज करा दें, ठीक है। तो अपन उस रिवीजन वाले पार्ट पे आ जा रहे हैं। बट यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। प्लास्टिक्स के रिगार्डिंग और किसी को कोई डाउट है तो अपने डाउट पूछ सकते हो, बाकी अपन उस पर आ जाएंगे फटाफट से कि भैया वो पॉलीमर्स कैसे होते हैं, क्रॉस लिंक क्या होता है या स्ट्रेट चेन क्या होता है, उस चीज़ पे अपन बात कर लेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं खोल दे रहा हूँ उत्कर्ष, ठीक है लो, ठीक है नोट डाउन करो बेटा फटाफट से इसको, जिसके छूट गए हैं लिख लो। मैं एक एक करके डाउट्स देखते जा रहा हूँ। बायोडिग्रेडेबल किस कलर का होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल किस कलर का होता है, बताया बेटा। ग्रीन होता है बायोडिग्रेडेबल, ब्लू होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अपर में बोल रहा है कितने तरह के प्लास्टिक्स अवेलेबल हैं। अपर में बहुत सारे तरह के प्लास्टिक्स अवेलेबल है, कुछ लिस्ट आपको मैंने बताया था, लिखवाया भी है कुछ तरह के प्लास्टिक्स, लिमिट नहीं है उसका, बहुत तरह के प्लास्टिक्स अपने पास अवेलेबल हैं।
पूर्णिमा इज सेइंग रीयूज रिकवर इज ऑलमोस्ट सेम। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा, रीयूज एंड रिकवर जो लगभग एक जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि रीयूज में आप डायरेक्टली उसको रीयूज करोगे और रिकवर में जो होता है वो आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज करोगे, दैट्स ऑल, इतना सा का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है चलो ठीक है, तो ठीक है, ओके। सो पीछे आते हैं अपन और बात करते हैं सिद्धि सिंह थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक्स में क्या डिफरेंस है। चलो ठीक है सिद्धि, मैं इस पे आ रहा हूँ और मैं आपको सारे इस चैप्टर के जितने भी पुराने डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स पे एक एक करके बात करके और इस चैप्टर को आज अपन पैक कर देंगे। सोचा था मैंने कोल एंड पेट्रोलियम स्टार्ट करने के लिए, बट लग नहीं रहा कि आज स्टार्ट होगा, सो अगले क्लास में करेंगे। ठीक है चलो ठीक है। सो थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है देखो सिद्धि, थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे आसान भाषा में समझो थर्मोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स हैं जिसको हम अपने आसानी, बहुत आसानी से मेल्ट कर सकते हैं, माउल्ड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मोटे तौर पे समझ लो जिसको बहुत आसानी से डिजाइनिंग कर सकते हो, जिसको आसानी से मेल्ट कर सकते हो, दैट इज अ थर्मोप्लास्टिक, जिसको आप आसानी, और नॉर्मली थर्मोप्लास्टिक्स के हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी हुआ इट्स लाइक थर्मोप्लास्टिक। ठीक है कलर कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और जिसको आप आसानी से मेल्ट नहीं कर सकते, जिसको आप आसानी से कोई भी शेप एंड साइज नहीं दे सकते हो, दैट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक काइंड ऑफ। ठीक है उसका वन ऑफ द एग्जांपल देखो ये है। ठीक है इसको आप बहुत आसानी से मेल्ट करना, बहुत आसानी से शेप एंड साइज देना, ये थोड़ा मुश्किल है। सो दिस इज ए काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है ओके ये डिफरेंसेस है यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको आसानी से थर्मोप्लास्टिक को कौशिक में आ रहा हूँ आपके डाउट पे। थर्मोप्लास्टिक को आप आसानी से सॉफ्ट कर सकते हो, थर्मोसेटिंग को सॉफ्ट नहीं कर सकते हो। थर्मोप्लास्टिक जो है वो लीनियर चेन में बनते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग जो होता है वो 3D चेन में बनता है, 3D में बनता है। ये थोड़ा सा मतलब टिपिकल पॉइंट है, इसको बताया था, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, रहने दो, ये आपको नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है थर्मोप्लास्टिक्स को आप आसानी से शेप एंड साइज दे सकते हो, जबकि थर्मोसेटिंग को आप आसानी से शेप एंड साइज नहीं दे सकते। थर्मोप्लास्टिक्स नॉर्मली उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। चलेगा, डन है, ठीक है ओके 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 ठीक है, एक एक करके डाउट आ रहा हूँ बाबू, एक एक करके बोल रहा है कि थर्मोसेटिंग का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सत्यम, थर्मोसेटिंग का आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसको शेप एंड साइज बदल के नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इस स्टाइलस का यूज 5 बार 10 बार या 50 बार या 500 बार नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन इसको किसी दूसरे फॉर्म में यूज कर पाना मुश्किल है। जैसे बन गया वैसे यूज करना पड़ेगा। ठीक है कौशिक बोल रहा है कि प्लास्टिक्स आर मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय डैश मिक्सिंग विथ अदर इंग्रेडिएंट्स व्हिच इंपार्ट स्पेशल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। रेजिन्स होता है, बिल्कुल सही बात है, मोनोमर्स होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, एनी पॉलीमर्स। देखो प्लास्टिक के साथ क्या चीज है कौशिक, एक बार इस पे मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है अभी ये चीज नहीं पढ़नी है इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा। ठीक है देखो प्लास्टिक्स में क्या होता है कि जब इनको प्लास्टिक्स को बनाया जाता है तो ये मोनोमर्स मेनली जो होते हैं ना, ये मेनली यूज किए जाते हैं मोनोमर्स बनाने के लिए। मोनोमर्स से हम इसका यूज करते हैं पॉलीमर बनाते हैं के लिए, एंड देन हम इसको यूज करते हैं एज अ प्लास्टिक। ठीक है कैटलिस्ट क्या होता है यार, कैटलिस्ट क्या होता है, देखो कैटलिस्ट एक तरीके से ऐसा समझ लो कि महाभारत में जो रोल मंथरा का था, मतलब रिएक्शन कराने में हेल्प करता है, बट उसका कुछ खुद का कोई रोल नहीं होता। ठीक है डन है कौशिक, हाँ अनम्यूट करूं, बिल्कुल बोलो कौशिक। सर हम लोग सर अगर प्लास्टिक को सर आग में सर जलाते हैं तो सर एक में सर सिकुड़ क्यों जाता है। सिकुड़ क्यों जाता है, देखो अच्छा एक बात बताओ, जैसे मतलब जैसे मान लो एक एक सेकंड रुक जाओ, ये जो चीज़ हुई जैसे ये कंघी है, ठीक है, तो हम जब इसको जलाते हैं तो होता क्या है, देखो होता ऐसा है कि इसका जो सरफेस है जब ये मेल्ट करता है तो मेल्ट करने के बाद क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो जब वो मेल्ट करने लगती है, जब वो लिक्विड फॉर्म में आती है तो एक जब वो कोगुलेट होने लगती है, कलेक्ट होने लगती है। ठीक है सो इस वजह से जो भी प्लास्टिक होता है ना वो जब मेल्ट करता है तो वो एक जगह कलेक्ट होने लगता है, और फिर वो कलेक्ट होने के बाद फिर वहां से उसकी बर्निंग शुरू होती है, या फिर जिस तरह का डिकम्पोजिशन है वो डिकम्पोजिशन शुरू होता है। सो इस वजह से वो चाहता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, जब वो मेल्ट करती है, जब वो लिक्विड फॉर्म में आता है तो वो चाहता है कि वो अपने सरफेस एरिया को कम करके वो बहुत छोटे से वॉल्यूम में चला है, इस वजह से वो एक जगह पे कोगुलेट हो जाता है। डन है कौशिक,
चलो ठीक है, मैं अनम्यूट करने का परमिशन दे रहा हूँ यार, मतलब ऐसे पूछ सकते हो, ठीक है। अपर सर में कोड भी, और एक बार निकालिए ना। ठीक है, ओके, सर आखिरी का वो रिकवर छूटा हुआ है सर बस। ठीक है, लिख लो लिख लो। चलो ठीक है, सो अब अपन आ जाते हैं लीनियर वाले चीज पे, लीनियर चेन एंड ब्रांच पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो एक बार लिख लो, फटाफट से लिख लो बेटा इसको, तो मैं एक बार उसको समझा दूं। बिल्कुल पर में होता है, केमिस्ट्री का भी काउट होता है, होगा, बिल्कुल होगा, थोड़ा अपन सिलेबस का आगे कर लें फिर होगा। चलो ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक्स या पॉलीमर्स पे आ जाते हैं थोड़ा सा, कि भैया इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। देखो होता क्या है, ऐसे समझ लो, ठीक है, इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे प्लास्टिक्स के जो मोनोमर्स हैं, जो उनके मोनोमर्स हैं, अगर वो मोनोमर्स ऐसे हैं कि सीधे सीधे अरेंज्ड हैं, मतलब ऐसा है, देखो ऐसे समझ लो, या बिल्कुल अगर उसको हम देसी भाषा में कह एक्सक्यूज लें मी तो सर। हाँ बोल बाबू। सर जो प्लास्टिक होता है वो जब मेल्ट करता है तो हमारे बॉडी से टच होकर उसी में चिपक जाता है। और सर जो पानी होता है वो टच होके सर वो स्लिप करके गिर जाता है जमीन पे। तो सर ये दोनों मतलब ऐसा क्यों होता है? प्लास्टिक चिपक गया जबकि वो भी तो लिक्विड है। ठीक है, देखो प्लास्टिक चिपक जाता है वो तब जब वो बर्न हो रहा होता है। देखो जब बर्न होता है तो होता क्या है कि एक्चुअल में जब जैसे हम प्लास्टिक को जब बर्न हो रहा होता है, वो जब स्किन के ऊपर जाता है, सो स्किन के ऊपर जाने के बाद होता क्या है कि वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। उस केमिकल रिएक्शन के वजह से जो कंबशन है, उसके वजह से वो जाकर हमारे स्किन के अंदर, स्किन के ऊपर या हमारे बॉडी के ऊपर वो चिपक जाता है। लेकिन जो पानी है, जो आइस है या जो लिक्विड वाटर है, उस वो जब हमारे बॉडी पे जाता है तो किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। और अगर वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है तो हमारे बॉडी को टच करते हुए वहाँ से निकल जाता है। तो बेसिकली जो प्लास्टिक जब बर्न हो रहा होता है तो वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से चिपकता है। नॉर्मली ऐसा थोड़ी है कि हमने ऐसे पेन को रखा और चिपक गया, ऐसा तो नहीं होता। नो सर। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होगा तब ये चिपकेगा, क्योंकि ये हमारे स्किन को भी बर्न कर रहा है, यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए ये चिपक जाता है। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा तो ये चिपकेगा नहीं, ठीक है। हाँ चलो इस चीज पे आते हैं, थोड़ा सा मैं इस चीज को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये जो कहानी है लीनियर का, लीनियर का हो या ब्रांच्ड का हो या 3D का हो, ठीक है, ये क्या चीज है, ऐसे समझ लो कि हमें पता है कि प्लास्टिक जो बनता है वो छोटे 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 मोनोमर्स से बनता है, क्योंकि वो एक पॉलीमर है। अब वो मोनोमर्स जो है वो कैसे अरेंज्ड हैं, तो उस अरेंजमेंट के लिए 3 तरीके बताए गए हैं। और भी तरीके होते हैं बट ठीक है, अभी हम फिलहाल 3 तरीकों पे बात करते हैं, ठीक है। अब वो अरेंजमेंट्स कैसे हैं, तो एक तरीका ऐसे समझ लो, जैसे हम मोतियों का माला पहनते हैं, तो जो मोती का एक सिंपल सा सीधा सा माला हुआ, बहुत लोग पहनते हैं, जो मतलब सब कोई नहीं पहनता, लेकिन जो जो सीधा सा माला हुआ जिसमें बीड्स जो है वो सीधे सीधे बिल्कुल ऐसे अरेंज हैं, ठीक है। सो इसमें ये जो ये यहाँ पे जो मोनोमर्स हैं जो सीधे सीधे अरेंज्ड हैं, तो हमने इसके लिए यूज कर दिया कि भैया ये क्या है, किस तरह का ये स्ट्रक्चर है। तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है जहाँ पे मोनोमर्स जो है वो सीधे अरेंज्ड हैं, अगल बगल वाले से उनको कोई मतलब, अगल बगल वाला इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि उनके ब्रांच निकले हुए हैं, बिल्कुल सीधे से अरेंज है। आसान भाषा में बिल्कुल उनके मोनोमर्स जो हैं वो बिल्कुल सीधे 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 इन्वॉल्व है, सीधे सीधे वहाँ पे बिल्कुल अरेंज है, तो हमने बोल दिया कि भैया वो लीनियर है। जब बात आती है ब्रांच की, तो देखो बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, मतलब डिजाइनदार जो जो थोड़े डिजाइन वाले जो नेकलेसेस होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो मोती के जो माला बने होते हैं, उनके ब्रांचेस भी निकले होते हैं अलग, मतलब इस टाइप के कुछ काइंड ऑफ डिजाइन के, इस तरह से डिजाइन के होंगे, ऐसे बने हुए होंगे, ठीक है, बिल्कुल हार टाइप, ज्वेलरी टाइप, ठीक है। सो यहाँ पे कहानी कैसी है, जो जो अपने पास जो यहाँ पे ब्रांच्ड वाले हैं, उस ब्रांच वाले में क्या है कि मोनोमर्स जो हैं वो सीधे सीधे तो ठीक है, वो अरेंज है, वो अलग बात है, लेकिन इसके साथ क्या है ना कि इसके ब्रांचेस भी निकले हुए हैं, ठीक है। सो इसको हमने बोल दिया कि भैया ये क्या है, ब्रांच पॉलीमर है, या फिर ब्रांच प्लास्टिक है, या फिर ब्रांच्ड अरेंजमेंट है, ठीक है। तीसरा क्या हुआ कि ऐसा भी होता है, जो देखे होंगे बहुत सारे जो मतलब
हार काइंड ऑफ ही बोल लो या नेकलेसेस बोल लो, जिसमें ऐसा होता है ना कि 2-3 माला जो होती है ना उनको जोड़ा हुआ होता है, 2-3 माला जोड़ा हुआ है। मतलब ऐसे है ना कि जैसे इस टाइप के कुछ हार है, मतलब ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ये सब भी एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, इसको बोल दिया गया कि दिस इज अ क्रॉस लिंक। अब मोटे तौर पे ऐसे समझ लो कि भैया ये बीट्स हैं, ठीक है, ये बीट्स हैं, इनको क्या किया गया है कि कोई दूसरा एक है इस तरह कैसे जा रहा है माला, उसमें भी जोड़ा गया है। ठीक है, एक कोई दूसरा और मतलब ये माला जा रहा है, उसमें भी ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो बेसिकली 2-3 माला जो है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज अ क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, एक जो बिल्कुल सीधा था, एक जिसमें सीधा था उसमें कुछ 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 थोड़ा थोड़ा निकला हुआ था तो ब्रांच हो गया, और एक जो 2-3 सीधे सीधे हैं लेकिन उनके बीच में भी ज्वाइंट्स हैं। ठीक है, सो ये 3 कैटेगरी हो गए। लीनियर जो बिल्कुल आपको सीधा सीधा था, ठीक है, लीनियर जो बिल्कुल सीधा सीधा था, ब्रांच जो सीधा गया था लेकिन उसके ब्रांच निकले हुए थे, और तीसरा क्रॉस लिंक मतलब 2-3 सीधे सीधे गए और उनके बीच में भी लिंकेजेज हैं। मुझे फटाफट से बता दो कि इसमें किसी को समस्या है, समझ में नहीं आया, इस पे बात सर 2 करेंगे। मिनट इसी पेज पर रहिएगा ना सर, इसको नोट करना है। हाँ नोट करो, बिल्कुल ठीक है। कोई और जिसको ये समझ नहीं आया? नयन डन है ब्रांच का एग्जाम्पल? कोई और जिसको ये जादू हो गया हो? पूर्णिमा ठीक है, वेरी गुड बेटा। ये चैप्टर अपना पैक हो चुका है, अगले क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। ठीक है, अब ब्रांच में लिंक हो सकता है, अपर में अगर ब्रांच में लिंक हो गया तो फिर क्रॉस लिंक ना बन जाए। ब्रांच को अगर तुमने लिंक कर दिया तो फिर तो क्रॉस लिंक बन गया वो। ठीक है, इसका एक थर्ड कैटेगरी होता है, दैट इज अ 3D स्ट्रक्चर, मतलब फोर्थ कैटेगरी, सॉरी माय बैड, फोर्थ कैटेगरी, बट अपने को फोर्थ नहीं पढ़ना। ठीक है, बट होता है, बता दिया, ध्यान रखना, कभी गलती से पूछ दिया किसी ने एग्जाम में तो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं अपना खुन्नस निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलो। सो होमवर्क बेटा आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, ये जो प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स जो है, ये आपका चैप्टर है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक जो आपका चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर आपका होमवर्क है। आपके पास 1 वीक का टाइम है, आराम से इसको कंप्लीट करो। ठीक है, पहले होमवर्क ऑलरेडी दे चुका था मैंने, बट मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं भी कंप्लीट किया है, नेक्स्ट क्लास तक आप अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी डाउट्स होंगे उस पर अपन बात कर लेंगे, बिल्कुल मॉड्यूल से, बिल्कुल कौशिक मॉड्यूल से, सर क्या है होमवर्क? पूरा चैप्टर मॉड्यूल से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, एनसीईआरटी का अमृत हो तो ऑब्वियस है, एनसीईआरटी तो करना ही है भाई। जिसको डाउट है कि एनसीईआरटी का क्या है नहीं है, तो सुनो, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। मॉड्यूल और मॉड्यूल को करने के बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं सारे के सारे इन क्लास, मतलब ऐसे कह लो, जो आपके लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज वाले वो भी, और जो जो अंदर में होते हैं जब आप पढ़ रहे होते हैं, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी, सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। और जो भी डाउट होगा अपन अगली क्लासेस में किसी दिन डाउट सेशन रखेंगे, उस दिन उस पर बात कर लेंगे। थोड़ा बहुत होगा तो अगली क्लास में ऐसे ही बात कर लेंगे। बिल्कुल सर ये सारे ब्रांच क्वेश्चंस में करने हैं। कंटिन्यूअस लिखे हैं क्या? हाँ, कंटिन्यूअस प्लस ब्रांच। सर जरा केमिस्ट्री मॉड्यूल का पीडीएफ भेज दीजिएगा ग्रुप पे। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल होता तो मैं कर देता हूँ। वैसे हार्ड कॉपी मिला होगा ना? यस सर, मिला तो है पर अभी किसी रीजन से सर नहीं आया है। गलत बात उत्कर्ष। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर पीडीएफ हुआ तो। आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा फिलहाल। ओके, संडे को टेस्ट होगा। सप्ताह में एक बार आप कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिएगा, हाँ, इस मैटर में। ठीक है, अभी तो नहीं होगा, अभी नहीं होगा, टाइम है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। चलो ठीक है। सो अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक्स हो गया, अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक्स बोल लो या पॉलीमर्स बोल लो, ये हो गया। किसी को भी इस चैप्टर में कोई और डाउट है? अपने डाउट अभी क्लियर कर लीजिए बाबू, पूछ लीजिए। अगले सर ये क्लास में जरा अपन क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स एक बार फिर से समझा दीजिएगा। क्रॉस लिंक फिर से समझा दूं। ऐसे समझ लो, 2-3 हार हैं, 2-3 मतलब मालाएं हैं, उनको बीच, उनको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया।
दैट इज अ क्रॉस लिंक। मतलब 2-3 लीनियर थे, उनको जोड़ दिया गया, दैट इज सिंपली क्रॉस लिंक। ठीक है। हाँ और सर जैसे ये हम लोग का चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, तो सर ये कल वाले टेस्ट में नहीं ना पूछा जाएगा? नहीं आएगा, जितना पहले पढ़ाया गया था, मतलब आज जो पढ़ाया गया वो नहीं पूछा जाएगा, जो पहले था वो थोड़ा बहुत आएगा, अगर आना हुआ तो आप पढ़ के आइएगा। सर कल केमिस्ट्री का भी है क्या टेस्ट? नो सर। आपको शेड्यूल मिला हुआ है, उसमें केमिस्ट्री है क्या? नहीं लिखा हुआ है ना उसमें, फिर कैसे हो जाएगा? नो सर नहीं है। ठीक है, तो वो ये चैप्टर और आपका सर द एंड टेस्ट हो। ऑनलाइन ही ना होगा? हाँ, जब टेस्ट होगा तो उसमें तो आएगा। सर लिंक पे। हाँ ठीक है। किसी को भी इस चैप्टर में कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई, बेटा पूछ लीजिए, अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन कहाँ से दिखेगा, मैंने बंद कर दिया है। हाँ। किसी ने कोई चीज ऐसा जो नोट ना किया हो, अगर किसी के नोट करने में छूट गया हो तो बाबू पूछ लो, अभी बता दो, देख लो, यहाँ से नोट कर लो। किसी का कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है। सर ये थर्ड पॉइंट में ये चैन लिखे है। हैं। चेन, हाँ बाबू चेन लिखा हुआ है। सर एक मिनट सर एक बार फिर से कंटिन्यूअस बता चेन। दीजिए ना। सुनो मैं ओके स्टेटमेंट सर लिख लिए। हाँ मैं पढ़ दे रहा हूँ, मैं एक बार इसको पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है। सर कंटिन्यूअस, हाँ बाबू, कंटिन्यूअस चेन्स आर ऑल्सो लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है। हाँ ओके बोल। हाँ ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो बेटा क्लास लीव कर सकते हैं, जिसके डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर आदित्य, कोई दिक्कत। कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में सर एग्जांपल भी लिखवाए थे ना सर? हाँ बिल्कुल एग्जांपल दिया हुआ है बाबू। सर वो पेज ओपन कर हाँ लीजिए। ठीक है, ये एक उल्टा है, देख ध्यान रखना, इधर वाले जो है ये थर्मोसेटिंग है, इधर वाले थर्मोप्लास्टिक है, उल्टा मत कर लेना। ये ऊपर वाला और नीचे वाले में अलग अलग बना हुआ है। ठीक है। हाँ सर होमवर्क क्या है? बाबू बताया, होमवर्क आपको मॉड्यूल पूरा फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा होमवर्क है। ठीक है, एंड साथ में एनसीईआरटी डिस्कशन अपन किसी दिन भी रख सकते हैं, बट आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखिएगा। सर डेडलाइन कब तक है? नेक्स्ट क्लास, जब भी केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर ट्यूसडे को है। जब भी होगी उससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो सर अभी टाइम है तो फर्स्ट चैप्टर का काउंट करवा दीजिए। बाबू अभी तो बहुत लोग हैं नहीं ना, नेक्स्ट मतलब अभी नहीं, सर अभी होगा, करवा दीजिए ना। अभी नहीं, जब देखो, जब नेक्स्ट क्लास जब चलेंगी, जब सर आगे के 19 बच्चे चैप्टर। हैं। अरे तो ठीक है, बहुत लोग जा चुके हैं, 19 बच्चे हैं, काउंट करा दीजिए। सारे रहेंगे तब काउंट होगा, बता दूंगा मैं, ऐसे थोड़ी होता है। काउंट करा दीजिए, मजा आएगा, हमको गेम खेलना है। अभी नहीं, चलो ठीक है, जिसके डाउट्स हैं डाउट्स पूछ लो, बाकी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, तो ओके सिद्धि, ओके बाय बेटा, सर। बाय 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 बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। थैंक यू। चलो ठीक है, ओके ठीक है। सो आई गेस अब Take care, किसी के, sir. ओके, थैंक यू बाय सर। थैंक यू। चलो ठीक है, तो आई गेस किसी के कोई डाउट्स नहीं है, सो अपन अब अगली क्लास में मिलेंगे, और आप Bye, sir. फर्स्ट चैप्टर को, हम बाय, आप फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से, Bye, sir. और कोई डाउट हो तो आप अगली क्लास में डेफिनेटली पूछ लीजिए। चलो ठीक है, Bye, sir. Bye. ठीक है सर, bye, sir. बाय। Bye, sir.